अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी की सेक्शन वाइज डिटेल्ड समरी को कवर करने लगे हैं। द साउंड एंड द फ्यूरी एक ऐसा नॉवल है जिसमें कॉम्पसन फैमिली के डिक्लाइनिंग सर्कमस्टांसेस को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा इस नॉवल में उन सिग्निफिकेंट और ट्रेजिक इवेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है जो कि फैमिली यूनिट को शेप देते हैं। फर्स्ट सेक्शन को कॉम्पसन फैमिली से बिलोंग करने वाला एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन बेंजी नरेट करता है। विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी की ओपनिंग 7 अप्रैल 1928 में होती है। 1928 में ईस्टर से एक दिन पहले हाउसकीपर लेस्टर बेंजी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उस दिन कॉम्पसन फैमिली से बिलोंग करने वाले सबसे छोटे लड़के बेंजी की 33rd बर्थडे होती है, जो कि एक मेंटली रिटार्डेड और डिसेबल्ड पर्सन होता है और उसे फैमिली में कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती। हाउसकीपर डिल्से ने बेंजी की बर्थडे मनाने के लिए उसके लिए केक भी बेक कर लिया होता है, इसीलिए वो अपने ग्रैंडसन लेस्टर को भेजती है ताकि वो बेंजी को ढूंढकर घर ला सके। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि आमतौर पर मदर्स ही अपने बच्चों की बर्थडे का केक बनाती हैं या फिर दूसरे अरेंजमेंट्स करती हैं, मगर नॉवल में जो जॉब बेंजी की मदर को परफॉर्म करनी चाहिए वो उसकी हाउसकीपर डिल से परफॉर्म करती है। लेस्टर उस क्वार्टर को ढूंढना शुरू कर देता है जिसे वो खो चुका होता है। लेस्टर ने ये इरादा किया था कि वो उस क्वार्टर को वीकेंड पर होने वाले सर्कस शो की टिकट खरीदने पर खर्च करेगा। लेस्टर बेंजी को अपने साथ गोल्फ कोर्स में ले जाता है ताकि वो दोबारा एक क्वार्टर कमा सके। वहां पर वो प्लेयर्स को खोई हुई गेंद ढूंढ कर देगा और वो इसके बदले उसे एक क्वार्टर दे देंगे। ये जगह कभी कॉम्पसन फैमिली की चरागाह हुआ करती थी, जिसे मिस्टर कॉम्पसन यानी कि जेसन कॉम्पसन डेवलपर्स को बेच देता है ताकि वो अपने बड़े बेटे क्विंटिन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उसकी फीस अदा कर सके। जब बेंजी वहां पर एक प्लेयर के मुंह से लफ्ज कैडी सुनता है तो उसे अपनी बड़ी बहन कैडी याद आ जाती है और वो कराहना शुरू कर देता है। इससे ये पता चलता है कि बेंजी की अपनी बड़ी सिस्टर कैडी के साथ बहुत सारी सोरोफुल मेमोरीज भी अटैच हैं। लेस्टर जब बेंजी को उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प करता है तो उसे 26 साल पुराना वाकया याद आ जाता है, जब उसकी बड़ी सिस्टर कैडी भी उसका इसी तरह ख्याल रखा करती थी। आगे बेंजी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें वो 1902 के क्रिसमस टाइम में वापस चला जाता है। 1902 में बेंजी की उम्र सिर्फ 7 साल होती है। मेंटली रिटार्डेड होने के बावजूद भी उसे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद होती हैं। उसे ये याद आता है कि उसकी मदर कैरोलिन कॉम्पसन और उनका बड़ा भाई अंकल मॉरी कॉम्पसन हाउस के अंदर बहस कर रहे होते हैं। आगे वो अंकल मॉरी को डिटेल से डिस्क्राइब करता है, जो कि कॉम्पसन फैमिली के पैसे और मेहमान नवाजी पर गुजारा करता था। उसका कॉम्पसन फैमिली के हमसायों में रहने वाली मिसेस पैटरसन के साथ अफेयर भी होता है। अंकल मॉरी बेंजी और उसकी बड़ी सिस्टर कैडी को मैसेंजर के तौर पर यूज करते हैं ताकि वो मिसेस पैटरसन तक उनके लव लेटर को डिलीवर कर सके। कैरोलिन कॉम्पसन को इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि उनके छोटे बेटे बेंजी को सर्दी से बुखार हो जाएगा और इसी वजह से वो अंकल मॉरी के साथ बहस कर रही होती हैं। इस सीन से ऑडियंस को थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस होता है कि कैरोलिन कॉम्पसन एक केयरिंग मदर हैं, मगर इस सबके पीछे भी एक खास वजह होती है। उन्हें अपने बेटे बेंजी की सेहत से कई गुना ज्यादा क्रिसमस पार्टी अजीज थी और उसे इसी बात की परेशानी थी कि बेंजी के बीमार होने से उसकी क्रिसमस पार्टी खराब हो जाएगी। बेंजी दोबारा से कैडी को याद करते हुए कराहना शुरू कर देता है, जो कि लेस्टर को बुरा लगता है। स्टोरी दोबारा से 1928 में वापस आ जाती है और बेंजी कॉम्पसन प्रॉपर्टी के कैरेज हाउस में चलते हुए ये याद करता है कि बहुत साल पहले जब वो अपनी कॉम्पसन फैमिली के साथ एक ट्रिप में गया था तब उसने इस कैरेज को देखा था। 1912 से लेकर 1913 की मेमोरीज में बेंजी और उसकी मदर कॉम्पसन फैमिली की कैरेज पर सफर कर रहे होते हैं ताकि वो कब्रिस्तान जा सके। हाउसकीपर डिल से फैमिली के हेड जेसन कॉम्पसन से ये मेंशन करती है कि उसे फैमिली के लिए एक नई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से बार बार इस्तेमाल करने पर उनकी दूसरी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मगर जेसन कॉम्पसन आगे से ये जवाब देता है कि अंकल मॉरी ने मिसेस कॉम्पसन से पैसे मांगे हैं और ये सब सोचकर बेंजी दोबारा रोना शुरू कर देता है, जिस पर लेस्टर को उस पर गुस्सा आता है। जब बेंजी लेस्टर के साथ कॉम्पसन फैमिली के गोदाम से गुजरता है तो उसे ये याद आता है कि 1902 में बेंजी और कैडी अंकल मॉरी के लव लेटर मिसेस पीटरसन को डिलीवर करते थे। बेंजी को फिर वो वक्त याद आता है जब वो अकेला अंकल मॉरी के लेटर डिलीवर करने गया था। मिस्टर पीटरसन ने बेंजी को लेटर डिलीवर करते हुए नोटिस कर लिया था और मिसेस पैटरसन अपने हस्बैंड को देखते ही वहां से भाग जाती है। मिस्टर पैटरसन पहले बेंजी को गौर से देखता है और फिर उसे ये पता चल जाता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। फिर स्टोरी दोबारा से प्रेजेंट में वापस आ जाती है। बेंजी और लेस्टर नीचे की तरफ ब्रांच की तरफ चल रहे होते हैं और इस ब्रांच को देखकर
देखकर बेंजी को अपनी ग्रैंड मदर डेमोडी की याद आ जाती है, जिसे 1898 में दफन किया गया था। उस वक्त बेंजी की उम्र सिर्फ 3 साल थी और कोई भी उसकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्विंटिन, कैडी, जेसन और बेंजी नदी में इकट्ठे खेल रहे होते हैं। वर्ष कैडी को यह बताता है कि ड्रेस गीली करने पर उसे डांट पड़ेगी, तो वो अपनी ड्रेस उतार देती है, मगर उसके अंडर क्लॉथ्स गंदे हो जाते हैं। घर जाने वाले रास्ते में कैडी और क्विंटिन ये सोच रहे होते हैं कि घर जाकर जेसन उनके वालिदैन को ये शिकायत करेगा कि कैडी ने अपने कपड़े गीले कर लिए हैं। रास्ते में बच्चों को रॉस्कस भी दिखाई देता है, जो कि गोदाम में गाय का दूध धो रहा होता है। उसे देखकर बेंजी को 1910 में कैडी की शादी याद आ जाती है। बेंजी और टीपी कैडी की शादी में मिलने वाली शैंपेन को पी जाते हैं। बेंजी को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, और दूसरी तरफ ब्लैक सर्वेंट टीपी को ऐसा लगता है कि ये बेवरेज सिर्फ एक सेस्पिरुला यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक है। टीपी बार बार क्विंटिन के सामने कैडी का नाम लेकर उसे चिढ़ाता है, जिस पर उन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। अल्कोहल कंज्यूम करने और लड़ाई देखने के बाद बेंजी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी दुनिया बिखर चुकी है। इसी वजह से वो ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से वर्ष आकर बेंजी को दोबारा वेडिंग पार्टी में वापस ले जाता है। जब वर्ष दोबारा बेंजी को पहाड़ी के ऊपर कैडी की वेडिंग पार्टी में लेकर जा रहा होता है, तो बेंजी की मेमोरीज दोबारा 1898 में वापस चली जाती हैं। कि घर वापस जाकर जेसन मिस्टर कॉम्पसन से ये शिकायत करता है कि कैडी और क्विंटिन ने एक दूसरे पर नदी का पानी छिड़काया है। मिस्टर कॉम्पसन उसकी बात को टालते हुए ये कहता है कि उन्हें किचन में खाना खाते हुए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हाउसकीपर डिल्सी उन्हें खाना डाल के देती है और एक बार दोबारा एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती है। जैसे ही वो खाना खाते हैं तो बेंजी हत्ता के जेसन भी रोना शुरू कर देता है। जेसन इस बात पर अपसेट होता है कि उनकी ग्रैंड मदर डेमोडी बीमार है और अब वो उसके साथ नहीं सो सकता। सब बच्चे वर्ष यानी के नीचे की तरफ डिल्सी के घर चले जाते हैं। वर्ष के कैबिन में जाकर बेंजी को 1910 से लेकर 1912 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स याद आते हैं। 1910 में रॉस्कस ये कंप्लेन करता है कि कॉम्पसन फैमिली अनलकी है, जिसकी वजह से कॉम्पसन्स की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। 1912 में टीपी बेंजी और मिस क्विंटिन यानी कि कैडी की इलिजिटिमेट डॉटर को अपने घर लेकर जाता है। बेंजी अक्सर मिस क्विंटिन के खिलौनों को चुरा लेता था और जब वो उदास नजर आती थी तो बेंजी रोना शुरू कर देता था। डिल्सी और रॉस्कस को इस बात के बारे में इल्म था कि कैडी का नाम लेना इस घर में अलाउ नहीं था, क्योंकि उसने अपनी खानदान की इज्जत को खराब किया था, और वो अक्सर इकट्ठे बैठकर इसी मैटर पर डिस्कशन करते थे। स्टोरी दोबारा से 1928 में वापस चली जाती है, जहां पर लेस्टर को एक गोल्फ बॉल मिल जाती है और बेंजी को डेथ से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उसे 1898 का वो वाकया याद आता है जहां पर वो सब बच्चे वर्ष के घर पर जाते हैं। फ्रोनी उन सब बच्चों को ये बताती है कि उनके घर पर एक फ्यूनरल सर्विस चल रही है। उनकी ग्रैंड मदर डेमोडी की डेथ हो चुकी है, मगर उनके पेरेंट्स ने इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। इस इंसिडेंट को याद करते हुए बेंजी को कॉम्पसन फैमिली के हॉर्स नैन्सी की डेथ भी याद आ जाती है। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसके फादर जेसन कॉम्पसन की डेथ 1912 में हुई थी और उसके फादर की डेथ से पहले उसकी ग्रैंड मदर डेमोडी की डेथ 1898 में हुई थी। कैडी इस बात पर आमादा नहीं होती कि उनके घर पर एक फ्यूनरल एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जा रही है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो अपने बड़ों की जासूसी करने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है, जबकि उसके तीनों भाई दरख्त के नीचे खड़े होकर उसके गंदे अंडर क्लॉथ्स को देख लेते हैं। जब बेंजी को कैडी के गंदे कपड़े नजर आते हैं तो वो दोबारा से रोना शुरू कर देता है। हाउसकीपर डिल्सी वहां पहुंच जाती है और वो कैडी को दरख्त से नीचे उतारकर उन बच्चों को डांटना शुरू कर देती है। बेंजी ये याद करता है कि 1905 में जब कैडी बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाती है तो बेंजी को बुरा लगता है। जेसन कैडी की स्पेशल ओकेजन पर यूज होने वाली ड्रेस को देखकर उस पर तंज करता है और वो ये दावा करता है कि कैडी खुद को अपनी उम्र से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। बेंजी बार बार अपने दिमाग में सोचते हुए ये कहता है, कैडी स्मेल्स लाइक ट्रीज, यानी कि कैडी से दरख्तों जैसी खुशबू आती है। स्टोरी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर बेंजी नदी में खेल रहा होता है और लेस्टर उसके पास खड़ा होता है। लेस्टर बेंजी को ये बताता है कि मिस क्विंटिन अपने बॉयफ्रेंड अ मैन विद अ रेड टाई के साथ है। ये सुनते ही बेंजी को वो वक्त याद आता है जब उसने अपनी बड़ी सिस्टर कैडी को चार्ली के साथ स्विंग पर किस करते हुए देखा था। चार्ली कैडी का फॉर्मर स्यूटर था, मगर बाद में उसकी शादी हर्बर्ट हेड से करवा दी जाती है। बेंजी अपनी एल्डर सिस्टर कैडी को ये सब करते हुए देखकर रोना शुरू कर देता है। कैडी बेंजी को वापस घर ले जाती है और उसे इस बात का पता होता है कि बेंजी कैडी के चार्ली के साथ रिलेशनशिप की वजह से अपसेट है।
वो बेंजी से माफी मांगती है और अपना मुंह साबुन से जाकर धो लेती है। बेंजी दोबारा प्रेजेंट डे 1928 में वापस आ जाता है। वो मिस क्विंटीन और अ मैन विद द रेड टाई को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर अपसेट होकर मिस क्विंटीन घर वापस चली जाती है। लेस्टर जमीन से कॉन्डम को उठाता है जिसे अभी तक किसी ने यूज नहीं किया होता और उसे ऐसा लगता है कि ये उसका वो क्वार्टर है जिसे उसने खो दिया होता है। मैन विद द रेड टाई लेस्टर से ये पूछता है कि ये उसे कहां से मिला और लेस्टर ये जवाब देता है कि ये उस आदमी का हो सकता है जो कि हर रात मिस क्विंटीन से मिलने आता है। बेंजी और लेस्टर एक बार को क्रॉस करते हुए एक गेट के सामने आ जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ स्कूल जाने वाली लड़कियां नजर आती हैं। स्कूल गर्ल्स और उस गेट को देखकर बेंजी को 1910 का एक वाकया याद आ जाता है, जब वो स्कूल जाने वाली कुछ लड़कियों को उसी गेट पर रोक लेता है ताकि उन्हें ये बता सके कि उसे अपनी बड़ी बहन कैडी की कितनी ज्यादा याद आती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कैडी भी उन्हीं लड़कियों में से एक है, इसी वजह से वो उन लड़कियों में एक लड़की को कैडी समझकर पकड़ लेता है। लड़कियां खौफ से चिल्लाना शुरू कर देती हैं और उन लड़कियों में से एक लड़की का बाप आकर बेंजी पर हमला कर देता है। प्रेजेंट टाइम में लेस्टर उस गोल्फ बॉल को एक गोल्फर को बेचने की कोशिश करता है। बेंजी जब एक प्लेयर के मुंह से लफ्ज कैडी सुनता है तो वो दोबारा से कराहना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपनी एल्डर सिस्टर कैडी की याद आ जाती है। लेस्टर बेंजी को ये बताता है कि जब उसकी मदर मिसेस कॉम्सन की डेथ हो जाएगी तो उसका बड़ा भाई जेसन उसे जैक्सन के मेंटल असाइलम में छोड़ आएगा। फाइनली लेस्टर और बेंजी कॉम्सन हाउस में पहुंच जाते हैं और बेंजी जाकर आग के करीब बैठ जाता है, जबकि डिल्सी लेस्टर को इस बात पर डांटना शुरू कर देती है कि उसी ने बेंजी को परेशान किया होगा और बेंजी उसी की वजह से रोया होगा। बेंजी ये याद करता है कि उसके पेरेंट्स ने उसका नाम मॉरी से बेंजी में चेंज कर दिया था और उसके बाद वो और कैडी मिलकर आग के पास बैठते हैं। बेंजी की बर्थडे के केक की मोमबत्तियों को डिल्सी जलाती है और लेस्टर और बेंजी वो केक खाते हैं जिसे डिल्सी ने बेक किया होता है। यहाँ पर डिल्सी दोबारा बेंजी की मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करती है। बेंजी आग से अपने हाथों को जला लेता है और रोना शुरू कर देता है। इस तरह बेंजी अपनी खुशियों को भी अपनी मेड और सर्वेंट के साथ मनाता है और उसकी कॉम्सन फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई भी मेंबर उसकी खुशियों में शरीक नहीं होता। कैरोलिन कॉम्सन कमरे के अंदर दाखिल होती है और ये शिकायत करती है कि वो बीमार है, मगर फिर भी वो बेंजी की वजह से आराम नहीं कर सकती क्योंकि बेंजी बहुत ज्यादा शोर मचाता है। ये सुनकर लेस्टर बेंजी को लाइब्रेरी ले जाता है। वहाँ जाकर बेंजी को 1900 का एक इंसिडेंट याद आ जाता है जब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल होती है। आगे बेंजी अपनी एल्डर सिस्टर कैडी के सपोर्टिव रोल को पोर्ट्रे करता है। कैडी बेंजी को उठाने की कोशिश करती है ताकि उसके लिए आसानी हो सके, मगर मिसेस कॉम्सन कैडी से ये शिकायत करती है कि उसके लाड प्यार ने ही बेंजी को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है। कैडी जेसन से लड़ाई भी करती है क्योंकि वो बेंजी के पेपर डॉल्स को फाड़कर पीसीस में कन्वर्ट कर देता है। प्रेजेंट टाइम में लेस्टर जेसन से एक क्वार्टर उधार मांगता है ताकि वो मिन्स्ट्रेल शो को अटेंड कर सके, मगर जेसन उसे साफ इनकार कर देता है। मिस क्विंटीन लेस्टर से अभी तक इस बात पर नाराज होती है कि बेंजी ने मिस क्विंटीन और अ मैन विद द रेड टाई की डेट में मदाखलत की है। बेंजी को 1909 की वो शाम याद आ जाती है जब कैडी भी डेट पर जाती है और अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देती है। जब कैडी अपनी डेट से घर वापस आती है तो वो आते ही बेंजी से मिलती है। दूसरी तरफ बेंजी कैडी को देखते ही ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देता है जिससे कैडी को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो भी रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। प्रेजेंट टाइम में कॉम्सन फैमिली इकट्ठे डिनर कर रही होती है और साथ साथ गुफ्तगू भी जारी होती है जिसमें मिस क्विंटीन ये शिकायत करती है कि उसे कॉम्सन हाउस में रहना पसंद नहीं है। जेसन मिस क्विंटीन को डांटना शुरू कर देता है, जिस पर वो ये धमकी देती है कि अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो घर से भाग जाएगी। जेसन और मिस क्विंटीन की बहस के दौरान हाउसकीपर डिल्सी भी मदाखलत करने की कोशिश करती है, मगर इस सब से जेसन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस क्विंटीन अपने अंकल जेसन को कर्ज करते हुए वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त बेंजी और लेस्टर ये देखते हैं कि मिस क्विंटीन अ मैन विद द रेड टाई के साथ कॉम्सन हाउस से भाग जाती है। स्टोरी दोबारा से फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें 1898 में कैडी मिस्टर कॉम्सन से ये पूछती है कि क्या मिसिस कॉम्सन बीमार है, तो इस पर उसका फादर जेसन कॉम्सन ये जवाब देता है कि कैरोलिन कॉम्सन बिल्कुल ठीक है। जैसे ही बेंजी सो जाता है तो कैडी आकर उसे पकड़ लेती है और यहीं पर नॉवल का फर्स्ट सेक्शन खत्म हो जाता है। फर्स्ट सेक्शन में फ्लैशबैक को प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्ट करने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज किया गया है और इस सेक्शन को
अंडरस्टैंड करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि प्रेजेंट फ्लैशबैक के साथ मर्ज करता रहता है। ये सेक्शन टोटली बेंजी की इनोसेंट और हॉररफुल मेमोरीज पर बेस करता है। बेंजी को वैसे तो इस नॉवल में एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन दिखाया गया है जो कि बोल भी नहीं सकता, मगर उसकी इवेंट्स या इंसिडेंट्स को ऑब्जर्व करने की क्वालिटीज बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर है। बेंजी अपने सेक्शन में सबसे ज्यादा कैडी के बारे में बात करता है और उसके कैरेक्टर को डीपली नरेट भी करता है। आज के लेक्चर में हमने विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के फर्स्ट सेक्शन की डिटेल्ड समरी को कवर कर लिया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेक्शन की डिटेल्ड समरी को हम अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।